नहीं होगा। चलिए आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है? एवरीबडी हु इज ऑनलाइन प्लीज कैन यू राइट डाउन योर नेम्स सो दैट आई नो हु आई एम टॉकिंग टू। इफ आई हैव अ डाउट और यू हैव अ डाउट यू कैन टॉक टू मी अबाउट द सेम, है ना? सो थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर हरी आप प्लीज नॉट टू बाका देयर, नहीं आगे जाके करके आओ, ठीक है जी, केयरफुल। तो थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले दो चीजें जो हमें पढ़नी होंगी, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? वन इज गोइंग टू बी एग्रीगेट डिमांड and the other is going to be aggregate supply. Aggregate supply, right? So aggregate demand and aggregate supply पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, देखो, सो हमने पढ़ा डिमांड क्या होता है, हमने पढ़ा सप्लाई क्या होता है, हमें पता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, ये इंडिविजुअल लेवल्स पे है, एंड देन वेयरएवर दे यूज्ड टू मीट वाज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द माइक्रो, मतलब मार्केट्स, छोटे लेवल पे। बट हम ये पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो दिस इज गोइंग टू बी इकोनॉमी के अंदर कब क्या आता है? इक्विलिब्रियम आता है। उसके लिए हमें, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, so we need to study aggregate demand and aggregate supply. अब हम जब ये समझ लेंगे तब इन दोनों को जब इंटरसेक्ट करेंगे, that will be the equilibrium in the economy. For what? For this chapter's name, income or output or employment. ठीक है, ये तीनों वर्ड्स इस चैप्टर में इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो सकते हैं, इंटरचेंजेबली। हाँ जी, but this is not the first topic I'm doing. ना नीचे, yes, ना सबसे नीचे। चलिए, so let's start. What is aggregate demand is what we'll talk about. Aggregate demand होता क्या है? Aggregate demand is the total demand. जैसे ये एक इकोनॉमी है, उसके अंदर जो भी जितने भी लोगों के इनकम लेवल्स हैं, ठीक है, जो भी है, उस पे लोगों के एग्रीगेट डिमांड क्या है, इज योर एग्रीगेट डिमांड। जैसे कि जीरो डिमांड पे 10, जीरो इनकम पे 10 डिमांड कर रहे हैं, 10 पे 15, ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम है, ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड है। व्हाट पीपल आर डिमांडिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। दिस लुक्स लाइक, यहां पर मैंने इनकम लिया, ठीक है बेटा, हमेशा वाई एक्सिस पे इनकम आएगा, सॉरी एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मैंने एग्रीगेट डिमांड लिया। इनकम 0, एग्रीगेट डिमांड 10, फिर 10 पे बढ़ रही है, तो ये एग्रीगेट डिमांड हो गया हमारा अ पॉजिटिव स्लोप। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव स्लोप? पॉजिटिव स्लोप मींस कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। व्हाट रिलेशनशिप? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड इनकम। अब एग्रीगेट डिमांड जो है, ठीक है, उससे पहले सच, ठीक है, आपने देखा ये गैप, हाँ जी, इस गैप को क्या कहेंगे और ये क्यों है? इस गैप को कहेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। What is autonomous consumption? Autonomous consumption is that consumption which is independent of the level of income. ठीक है जी, क्यों है ये? क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं? That is the question. Question ये इसलिए है कि देखो, अभी आप लोग भी अगर अपने आप को देखो, you guys are not earning anything but you are demanding. So there are so many people who are going to be demanding that. ठीक है, इस वजह से हम लोग एग्रीगेट डिमांड 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी लेते हैं। ये तो मैंने एक बेसिक सा लेमैन टाइप बोल दिया। रियल में आपको बताती हूँ, आपने एक नई फैक्ट्री शुरू करनी है, अब उस फैक्ट्री के अंदर अभी तो आपने कमाया भी नहीं, बट यू विल नीड अ मशीनरी, यू विल नीड रॉ मटेरियल, सब कुछ पहले शुरुआत में लाना पड़ेगा, फिर ही हम जाकर क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। सो यू आर डिमांडिंग इवन बिफोर द इनकम हैज फॉलन इनटू योर बिजनेस. So you demanded, na? So what is this autonomous consumption? This is going, where is this going to come from? This is going to come from borrowings. This is going to come from dis savings. तुमने कुछ सेव करके रखा है, so हम इसको वहां से लेकर आते हैं. So ये autonomous consumption है.
क्लियर, अंडरस्टूड है। अब एग्रीगेट जो डिमांड है, मैंने क्या बोला, लोगों की, सारे सारे लोगों की देश में, तो मैंने सारे पूरे देश को 4 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, 4 सेक्टर्स में बांट दिया। वो 4 सेक्टर्स क्या होंगे, हमने पहले पढ़े हैं, हाउस होल्ड हम, दूसरा हम, ठीक है, सरकार और बाहर की दुनिया। सो सिमिलरली इट इज गोइंग टू बी हाउस होल्ड हु आर गोइंग टू बी द कंज्यूमर्स, वो कंज्यूम करेंगे, प्लस प्रोड्यूसर्स विल बी इन्वेस्टिंग, प्लस the government would be spending, and rest of the world would be exports minus imports. So basically these are the 4 components of aggregate demand. क्या है? 4 components of aggregate demand. अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको वो क्वेश्चन में पूछता है what are the components of aggregate demand under 2 sector economy, ठीक है, 2 sector economy में सिर्फ क्या लोगे, C+I, and it is also a closed economy. What do you mean by closed economy? There is no one from outside world. Second, if I ask you 3 sector economy, yes, that is also a closed economy, then you'll add government into it, ठीक है जी, and then the last is going to be your rest of the world 4 sector economy, वो open economy हो गई। तो 4 है components, ठीक है। अगर मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन पेपर में डाला है, आया है कि एग्रीगेट डिमांड निकाल के दिखाओ, तो चारों सेक्टर्स को ऐड किया जाता है अगर कुछ मेंशन्ड नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आगे जब हम इस चैप्टर में चलने वाले हैं, तो जो मैंने आपको यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड यूज करने को कहा, यहाँ पर हम मेनली वी विल बी यूजिंग ओनली C+I, C+I, only C+I. Why? Because Keynesian has given this entire chapter, Keynesian, ठीक है, JM Keynesian, ठीक है, and we have to go with that. I need 1 minute का break, please. I'm sorry. चलिए, सो नाउ आफ्टर दिस, तो ये C+I होगा, ये बात समझ आ गई सबको? इट विल ऑलवेज बी ओनली C+I इन दिस एंटायर चैप्टर। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज है एक, जो सा एग्रीगेट डिमांड बोली मैं इफेक्टिव डिमांड नहीं बोली। देयर इज समथिंग नोन एज इफेक्टिव डिमांड, EFF, एग्रीगेट नहीं, इफेक्टिव। इफेक्टिव डिमांड वो होती है जहां एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं। It is not going to be written in those notes, it's in the book. So effective demand is where aggregate demand and aggregate supply meet. आ रही है बात समझ में? अच्छा है, 1 मार्कर क्वेश्चन टाइप आप लोगों को 16 क्वेश्चन में से कई बार ऐसे आ जाता है, इसलिए मैंने स्पेशली बताई है ISC को, ठीक है जी। चलिए, हमने 4 कंपोनेंट्स कर लिए, हमें पता लग गया हाउ दिस लुक्स लाइक। सो लेट्स इसके एक एक कंपोनेंट को समझते हैं। पहले C को समझते हैं, व्हाट इज C, ठीक है, व्हाट इज कंजम्पशन। सो बेटा, कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। इनकम बेटा बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगी। कॉमन सेंस है, आप लोग भी ऐसा ही बिहेव करोगे। इनकम अगर घटेगी तो कंजम्पशन भी घटेगी, ठीक है बेटा। आप देख रहे हो एक चीज, मैं यहाँ पे ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं लिख रही, इन जनरल में माइक्रो में लिखती होती थी। तो इसका रीजन ये है क्योंकि ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड देयर इज नथिंग नोन एज सिट्रस पैरेबिस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, वी डोंट यूज दैट। इसलिए हर चीज इसमें, अगर इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ेगी, हो सकता है सेविंग्स बढ़ जाए या घट जाए, वो हर चीज एक दूसरे से इफेक्टेड होती है, ठीक है। अब लेट्स गो विद अ स्मॉल टेबल बना के देखते हैं। तो ये मेरे पास इनकम है, ये कंजम्पशन है। लेट मी टेक सेविंग्स आल्सो ओवर हियर। सो दिस इज 0, 100, 2000 कर देती हूँ, 3000, 4000, ठीक है। यहाँ पे लेट्स जस्ट से इट इज 500, 1000, 1500, 2000, 2500। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट, y इज इक्वल टू C+S। मैंने 100 रुपए कमाए, 80 खर्च कर दिए। I earned 100, I spent 80. How much am I saving?
20, that 20 rupees is something which is saved. Absenteeism of consumption, everybody listen to me, absenteeism of consumption is savings. ठीक है, सो अब यहां पर आ जाएंगे, ये हो गया -100, 500, ये हो गया 0, ये हो गया 500, 1000 and 1500. कैसे निकाला मैंने? माइनस करके, राइट? लेट मी पुट दिस ऑन अ ग्राफ. यहाँ बेटा इनकम आएगी, मैंने अभी बताया कौन से एक्सिस पे, वाई एक्स एक्सिस पे. और बेटा यहाँ पर जैसे अभी मैं इनकम लिख रही हूँ तो मैंने आपको बताया ना 3 शब्द इंटरचेंजेबल हैं. क्या है वो? इनकम, आउटपुट और तीसरा एम्प्लॉयमेंट. इस चैप्टर का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट. ये तीनों वर्ड्स को आप क्या कर सकते हो? इंटरचेंजेबल. यहाँ पे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट क्यों है उसका मैं रीजन बता देती हूँ. ध्यान से देखो, जो भी मैं आउटपुट प्रोड्यूस करूंगी, ठीक है, उसके लिए मुझे लोग चाहिए, तो मैं एम्प्लॉय करूंगी, उतने लोग एम्प्लॉय करूंगी, उतने लोग एम्प्लॉय करूंगी, वो उतनी आउटपुट क्रिएट करके देंगे, उसको मैं बेचूंगी, वो मेरी इनकम होगी. तो तीनों चीजें रिलेटेड है और उतनी ही क्वांटिटी में जाएंगे जितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर. So logically this is my real GDP also, but we don't talk about it in too much of depth here. That is why. Got it है? इनकम हो गई. और यहाँ लूंगी मैं कंजम्पशन एंड सेविंग्स. आप ध्यान से देखेंगे सेविंग्स यहाँ नेगेटिव भी हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ऊपर नीचे बनाए हैं. ये मेरा O हो गया. ठीक है, अब यहाँ से कंजम्पशन शुरू करनी है. 0 पे 500, फिर 1000 पे how much? 1000. तो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. ये मेरा कंजम्पशन फंक्शन है. ठीक है, उसके बाद ऑलराइट, अब यहां से मेरे पास सेविंग है. ठीक है, ये -500, ये 500 था. अब जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, ठीक है, इनकम, तो मैं यहां पर सेविंग्स बनाने से पहले एक इनकम लाइन बनाऊंगी. इसको बेटा ध्यान से सुनेंगे, रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन. ठीक है, जो कि यहां से आती है. यहां पर इनकम है, ठीक है, और यहां कंजम्पशन और सेविंग्स है. ध्यान से सुनना प्लीज, इज इंपॉर्टेंट. ओके, 0 लेवल ऑफ इनकम पे C+S कितना है? +500 -500 इज 0. ये फर्स्ट पॉइंट आ गया. 1000 इनकम पे व्हाट इज C+S? सो 1000. 2000 पे 2000, दोनों मिला के. इसीलिए ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. ठीक है, जो कि ऐसे दिखाई दे रही है एट अ 45 डिग्री एंगल. इसकी सीधी बननी चाहिए थी, मेरी थोड़ी टेढ़ी है प्लीज. हाँ, इसको वाई लाइन, इसको रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेफर. हाँ, हमारे पास आ रहा है, फोन कर दो प्लीज. ठीक है, वाई लाइन, रेफरेंस लाइन कौन सी डिग्री पे है? सीधा क्वेश्चन. सीबीएसई को ज्यादा आता है, वैसे आईएससी को पता होना चाहिए, आ सकता है. गुड क्वेश्चन है. तो ये स्ट्रेट जाएगा. अब जहां ये दोनों मीट कर रहे हैं, देख रहे हो बेटा, यहाँ पे C इज इक्वल टू वाई है, उस पे सेविंग्स कितनी है? ध्यान से देखेंगे, सेविंग्स फंक्शन है ये. क्या है ये? सेविंग्स फंक्शन. गाड़ी साइड करके आओ बेटा. क्लियर है ये चीज? एनीबडी एनी डाउट हियर? ठीक है जी, ये पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. और इसको हम क्या कहते थे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन. इसको क्या कहेंगे? ऑटोनॉमस सेविंग्स. ऊपर बार लगाना जरूरी है, ऊपर बार लगाना जरूरी है. क्लियर है ये चीज? एनीबडी एनी डाउट हियर? सो दिस इज योर कंजम्पशन एंड सेविंग्स का ऑटोनॉमस सेविंग्स एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन पेपर. ठीक है जी, तो ये 3 चीजें मैंने बताई हैं, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनेंगे. एक है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट पे C इज इक्वल टू Y, सेविंग्स एंड कंजम्पशन इज अ स्ट्रेट लाइन.
एंड क्या कहते हैं इसको, वाई लाइन को रेफरेंस लाइन कहते हैं, जो कि 45 डिग्रीज पे होती है। डन है? अच्छा डायग्राम है, बहुत बार आगे बनने वाला है। मैंने यही निकाला कर दे, कोई बात नहीं, मैं एक और दे दूंगी शाम तक। चलिए डन है, ये क्लियर है, वेरी गुड है, वेरी इंटरेस्टिंग है। अब हमने क्या पढ़ लिया? कंजम्पशन। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। उसी से वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कंजम्पशन के दो टाइप के प्रोपेंसिटीज होते हैं। क्या है वर्ड? प्रोपेंसिटी। कंजम्पशन, प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी। बेटा वर्ड प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी। टेंडेंसी मतलब क्या टेंडेंसी है लोगों की पैसा खर्च करने की, ठीक है। सो हम इसको दो टाइप में, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेटा एवरेज वर्ड का मतलब होता है पर, तो मतलब पर बंदा इन जनरल, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम कितना अपना कंज्यूम करता है आउट ऑफ द इनकम। मैं 100 रुपए कमाती हूँ, मैं 80 खर्च कर देती हूँ एवरेजली। एवरेजली एक इंसान कितना करता है वर्ल्ड में, इन कंट्री में, तो एट एवरेज। मार्जिनल होता है जब उसकी थोड़ी इनकम चेंज होती है, ठीक है, थोड़ी इनकम चेंज होती है, तो फिर क्या होगा? हेलो बोलो बोलो। मैम कितने बजे आ जाऊंगा आज? मैं तेरे को दोबारा फोन करती हूँ, अभी मैं क्लास चल रही है, वो भी लाइव। ठीक है, तो उसने कंज्यूम किया पहले 80, तो अगर मैं कहूं APC कितना होगा? 100 इनकम थी और 80 कंज्यूम किया, तो 0.8। Now his income is 200. Let's just say he is consuming how much? 120. What is his APC? 0.6. अब हम निकालते हैं MPC। MPC क्या है? चेंज इन C बाय चेंज इन Y। मतलब जब उसकी इनकम 100 से 200 हुई, तो उसकी कंजम्पशन 80 से 120 हुई, तो उस चेंज को पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से देखेंगे। MPC राइट, पहले का कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर की इनकम मुझे पता नहीं। अब देखेंगे MPC फॉर दिस। सो कैसे निकालेंगे? चेंज इन C बाय चेंज इन Y, मतलब चेंज इन C 120 minus 80 divided by 200 minus 100, which is 40 divided by 100 is equal to 0.4. ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए वी शुड नो दिस। नहीं, फॉर्मूला क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें दिखाना है सब कुछ। डन है? MPC पता लगा? चेंज क्या है? चेंज। एवरेज इज ओनली द एवरेज, मतलब C बाय Y। सो ये दो प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम है, ठीक है। नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज सेविंग्स फंक्शन। बेटा प्लीज ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेविंग्स फंक्शन, व्हाट इज सेविंग्स फंक्शन? कहता है सेविंग्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब इनकम बढ़ेगी सेविंग्स भी बढ़ेंगी, इनकम घटेगी सेविंग्स भी घटेंगी। क्लियर है? लॉजिकल है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी कंजम्पशन तो बढ़ेगी, पर साथ साथ में मैं सेविंग्स भी बढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे अपना बुढ़ापा भी सेव करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए भी सेव करना है। सो बंदा सेविंग भी बढ़ाता है। सो अगेन बेटा सेम टेबल बना रही हूं मैं, सेम टेबल, और which is income 0, 1000, 2000, 3000, 4000, और savings consumption 500, 1000, 1500, 2000, 2500, savings minus 500, 0, 500, 1000, 1500। ठीक, सेम टेबल है, और अब मैं सेम ही डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। सेविंग्स फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, इनकम लाइन, क्या बोलते हैं इसको? रेफरेंस लाइन भी कहते हैं। 45 डिग्रीज पे ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, BEP, ठीक है। 0,
चलिए ये डायग्राम तो बना दिया. नाउ माय क्वेश्चन क्या था? हाउ इज सेविंग्स फंक्शन डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन? मेरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज सेविंग्स फंक्शन. मेरा क्वेश्चन हो सकता है सेविंग्स फंक्शन कैसे इमर्ज हुआ. ठीक है. सो सबसे पहले बताएंगे सेविंग्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. एज द इनकम इंक्रीजेस सेविंग्स आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. देन वी ड्रॉ दिस टेबल, then we draw this diagram and then we write down very important three points. ध्यान से सुनेंगे. अब देखिए, जब कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, 500 is more than 0, तब सेविंग्स आर नेगेटिव. जब कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, सेविंग्स आर 0. When consumption is less than income, now savings are positive. This is how you derive it also. क्या लिखना है? When consumption is greater than income, equal to income, less than income, then savings are negative, then savings are 0, then savings are positive. This is the derivation of savings function. Very good question, 4 marker. ये सब बनाकर आएंगे. मैंने सिर्फ बनाया, लिखना भी है साथ साथ में थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में. जैसे सेविंग्स फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स. ठीक है जी. फिर ये फॉर्मूला दे दिया, दिस सेविंग्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. देन दिस इज दिस, इसको लिख भी लेना. ठीक है. उसके बाद ये टेबल बना देना. The derivation of the savings function can be illustrated with a table and a diagram. Draw the table and the diagram. And this जो मैंने ऐसे छोटा सा लिखा उसको 3 बड़ी-बड़ी लाइनों में लिख देना. इंग्लिश तो आती है. अब जैसे हमने सेविंग्स पढ़ा वैसे ही वी हैव 2 थिंग्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. दिस इज व्हाट S by Y, दिस इज व्हाट चेंज इन S by चेंज इन Y. देन अगेन मैं आपको टेबल बना रही हूं ताकि हम कैलकुलेशंस कर सकें. ये मेरे पास इनकम है, लेट्स जैसे पहले 100 थी, अब 200 हो गई. अब सेविंग्स 20 और यहाँ पर कितना था, मैंने दिया था 140, है ना. तो ये 70 हो गया. निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. ये मेरे पास क्या है, APS 0.2, 0. ये 6 था. 140 क्या था ना, मैं इसको 60 ले रही हूँ. मैं पीछे वाले टेबल से बता रही हूँ आपको. ध्यान से देखो, ये वाला टेबल 80 हुआ ना, ये 120 किया मैंने, तो ये 80 हो गया. ठीक है जी. यहाँ पे ना मैं लिख ही देती हूँ, कंजम्पशन 80, ये 120, तो ये 80 आ जाएगा. तो ये 0.2 है, तो ये कितना होगा, 0.4. अब मैं MPS निकालूंगी, पहले का नहीं निकाल सकती. अब यहाँ पे देखिए, चेंज इन S बाय चेंज इन Y. चेंज इन S कितना है, 80 minus 20 divided by 200 minus 100, 0.6. अब इसी टेबल से हमें कुछ पता लग रहा है. आपको पता है पीछे APS APC कितना था, 0.8 और 0.6 याद रखना, और ये 0.4. ठीक है. बताना क्या था, 0.8, 0.6 और MPC 0.4. आप एक चीज ध्यान से देखना, अभी मैं इसी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उदय. तो ये कह रहा है कि 0.8 और ये 0.2. क्या मतलब, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1. और ये देखो यहाँ पे भी है ना, 1 बन रहा है ना. और फिर MPC में भी 0.4, 0.6, क्या बना, 1. ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कह रही हैं MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. क्लियर है ये चीज? इसको अभी मैं एक्सप्लेन करना सिखाऊंगी. उससे पहले आई नीड टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जैसे मैंने आपको सेविंग्स फंक्शन बताया था ना, डेरिवेशन, सिमिलरली दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ही सेज प्रॉपर्टीज ऑफ MPC. जैसे ISC को ये पता है कि उनके प्रॉपर्टीज ऑफ IC आर वेरी इंपॉर्टेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, फिर ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है. सो ही सेज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ MPC.
फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है फर्स्ट, अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। चलिए, सो ही सेज पहली प्रॉपर्टी है एमपीसी इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा ऑलवेज पॉजिटिव क्यों? क्योंकि देखो सी बढ़ेगा, सॉरी y बढ़ेगा तो c भी बढ़ेगा, y घटेगा तो c भी घटेगा। तो अगर प्लस प्लस है ऊपर नीचे तो दोनों प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर नीचे कंजम्पशन कम हो रही है मतलब माइनस हो गई तो इनकम भी माइनस हो जाएगी, क्योंकि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, इसीलिए एमपीसी हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। सेकंड, जो एमपीसी है दैट लाइज बिटवीन 0 to 1, जरूरी है, कंपल्सरी है। द वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन नॉट बी 1.2, 2.5, नथिंग, दिस इज रॉन्ग। इट हैज टू लाई बिटवीन 0 to 1. It is compulsory. Then the next thing is that MPC of poor person is high. एक गरीब बंदा है, पुअर पर्सन या पुअर कंट्री बेटा, ठीक है, एक देश है जो कि गरीब है, 100 रुपए कमाता है उसका बंदा और वो 98 रुपीज खर्च कर जाता है, 2 रुपए बचा पाता है। सॉरी क्या ही होगा ना 100 रुपए में, है ना। अब जब वो 200 रुपए भी कमाने लग गया ना, तो भी आप समझो अभी तो उसके बेसिक्स नहीं पूरे हो रहे ना, अभी उसके खाना पीना मेजर हुआ होगा, फिर उसने अभी घर भी बहुत कुछ करना है, तो वो इतनी सेविंग नहीं कर पाएगा। बट जो कि अमीर बंदा है जो ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, 60 लाख खर्च कर लेगा, 70 कर लेगा, 70, है ना, उसके बाद अगले साल उसकी इनकम 2 करोड़ होगी, जंप। अब उसने घर तो ले लिया, उसके पास गाड़ी भी है, ज्यादा गाड़ी बदल लेगा, बेसिक खर्चे तो सेम ही रहेंगे ना, ज्यादा गाड़ी ले लेगा। अब वो कोई पागल थोड़ी है, वो क्या कहेगा कि हाँ एक ऐसी इधर लगा, एक इधर भी लगा देता हूँ, है ना, मेरे पास ज्यादा पैसा है, डबल होगी मेरी इनकम, हर चीज डबल कर दो। कोई ऐसा मूर्ख नहीं होता यार। सो इस वजह से व्हाट हैपेंस इज दैट वी हैव दिस difference that a poor person in a poor country will always have more. ठीक है जी। लास्ट जो हमारा एमपीसी है, if straight line then MPC is constant. लीनियर फंक्शन में वो कांस्टेंट होता है, जैसे मतलब ये कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो मतलब एमपीसी क्या होगा? 2 2 2 2 2 कांस्टेंट होगा। एमपीसी बेसिकली क्या है? एमपीसी इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी कर्व की? चेंज इन y बाय चेंज इन सी, एक्स, सॉरी एक्स एक्सिस जो भी होता है, यहाँ पे चेंज इन y पे क्या है? चेंज इन C, और यहाँ इनकम होती है, सो चेंज इन y, तो फिर इसीलिए एमपीसी इज द स्लोप। क्लियर है ये चीज? अंडरस्टूड है? एनीबडी एनी डाउट ओवर हियर? ये प्रॉपर्टीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे वी अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको अच्छी तरह से करनी है। एक सेकेंड, चलिए तो हमने क्या पढ़ लिया? सी और एस पढ़ लिया, पर मैंने आपको बताया था देयर आर 2 कंपोनेंट्स टू एडी। व्हाट आर दे? जो हमने पढ़ने हैं, सी एंड आई। अभी आपने सी पढ़ा है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आई इज। ओके, सो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज, यार बिफोर आई गो टू इन्वेस्टमेंट ना, प्लीज ये ना आप लोग कॉपी कर लो, ये अच्छी तरह से आपकी नोट आपकी बुक में है नहीं, ठीक है बट इतनी अच्छी तरह से नहीं दिया हुआ, और मुझे पता नहीं क्यों एक्सपेक्टेड है साल आ सकता है, क्योंकि ना सीबीएसई के सैंपल पेपर में था। एपीसी
प्रूव कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो एपीसी क्या होता है, C बाय वाई, एपीएस क्या होता है, S बाय वाई। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। सो आई एम एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। सो मैंने जब ऐड किया एपीसी कैसे, C बाय वाई प्लस एस बाय वाई, मैंने ये कॉमन ले लिया, C प्लस एस। C प्लस एस क्या होता है, मैंने बताया था, y बाय वाई 1 हो गया। सो APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। चलिए कॉपी कर लेंगे। अभी बना रही हूँ उसका भी, हाँ जी बिल्कुल सिमिलर है। डन, एवरीबॉडी इज डन। अब हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। MPC MPS इज इक्वल टू 1, तो प्रूव करेंगे MPC चेंज 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 चेंज, एडिंग 1 and 2। ठीक है, गुड है आपके सैम्पल पेपर में, तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, 40% हमारा बोर्ड का पेपर सैम्पल पेपर से आता है, तभी तो कल सॉल्व करेंगे हम लोग 12 बजे। कल हम सैम्पल पेपर करेंगे, रट के जाना है क्वेश्चन। ISC का आया नहीं सैम्पल पेपर इस साल ना, दे डोंट गिव सैम्पल पेपर्स एवरी ईयर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। दिस ईयर आपका आया नहीं, हाँ जी आपके नहीं आता वैसे, सेम इनके आता। डन है। तो अब वो कहता, मैंने जो इन्वेस्टमेंट की बात करी थी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास 2 टाइप की है। अगेन एक है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और दूसरी है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब बेटा इंडिपेंडेंट होता है, तो जो कि कहता है इंडिपेंडेंट में ये गवर्नमेंट करती है। कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, बिकॉज इसको इनकम से के बढ़ने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ही सेज आई एम गोइंग टू बी डूइंग investment irrespective how much profit I earn or how much income I earn, right? I don't care, I am earning, स्टेबल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इनकम बढ़े या घटे। क्यों, क्योंकि मुझे करना है बेटा सोशल वेलफेयर एंड आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस थिंग। गवर्नमेंट करती है, यहाँ पर इंड्यूस्ड करता है प्राइवेट सेक्टर मुझे कहता है मुझे इनकम बढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है, तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा जैसे जैसे इनकम या प्रॉफिट बढ़ेगा तो ही मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। यहां मैं हूं, अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा
तो मैं और इन्वेस्टमेंट करूंगा. Why? Because my motive is profit maximization. Correct? डिफरेंस भी करा दिया, 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बता दिए. पहला डेफिनेशन हो गया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दोज इन्वेस्टमेंट व्हिच आर मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर. सेकंड हो गया देयर मेन मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. थर्ड हो गया डायग्राम, और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी. फोर्थ पॉइंट डाल सकते हो दैट इट इज अ अपवर्ड स्लोपिंग straight line and this is a vertical to the OX axis. Done? Clear है? चलिए, फिर एक छोटू सा टॉपिक बिफोर आई शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर कंजम्पशन फंक्शन. बेटा these are going to be used, linear consumption function. These are going to be used in what? These are going to be used in no numericals. Thank you. In the numericals. ठीक है? What? So he says वही again we have consumption, एक दूसरी तरफ we have savings. Consumption linear function क्या है? C is equal to, आपको पता है ना किसी का भी जब हम लोग equation लिखते हैं तो it is what? X is equal to A plus BY which is A and B, या उल्टा कर लो, A is equal to, है ना, A and B are constants. यहाँ पर भी दो constants होंगे. So he says C is equal to, मुझे कंजम्पशन फंक्शन से इस लेवल पे कंजम्पशन निकालनी है, इस इतनी इनकम उस पे हुई होगी. सो यहां पर दो चीजें हैं, ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो टोटल निकालनी है ना. सो सी बार ये तो कांस्टेंट रहती है, जीरो लेवल पे होती है, हमेशा ही सेम रहेगी. तो पहला कांस्टेंट ये हो गया, प्लस मैंने क्या बताया, इनकम का कुछ पार्ट इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड. सो बी लिया मैंने, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन विच इज MPC y, कांस्टेंट y. ध्यान से सुनना, गुड पॉइंट है. दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कंजम्पशन. बेटा प्लीज वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना. दिस इज इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट डन बाय द गवर्नमेंट, induced investment done by the private sector. मैं यहां कंजम्पशन की बात कर रही हूं. ये है autonomous consumption, consumption which is the consumption at zero level of income. This is your induced consumption. ये प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ नहीं है यहाँ पे. इंडिपेंडेंस और उसका फर्क है मूवमेंट का. यहां मूव होता है, यहां मूव नहीं होता, इतना फर्क है. क्या कहते हैं इसको? इंड्यूस्ड कंजम्पशन. प्लीज क्वेश्चन में ध्यान से सुन के लिखोगे, पढ़ोगे क्या लिखा है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन लिखा है या इन्वेस्टमेंट लिखा है. इन्वेस्टमेंट होती है किसने करी, प्राइवेट सेक्टर नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में. कंजम्पशन होती है वो तो प्राइवेट सेक्टर ही मतलब कंज्यूमर ही कर रहा है, पर कौन सी वाली, जीरो लेवल वाली या कोई इनकम लेवल वाली. फर्क समझ आया? क्लियर है? सिमिलरली we have savings linear function which is very much similar to S is equal to S bar plus 1 minus BY. Why 1 minus BY? Because I know MPC plus MPS is equal to 1. अगर यहां पर मैं डाल दूं, अगर यहां पर I put 0.2 as 4 कर देते हैं as MPC, तो यहां क्या आएगा? 4 डाल दिया, 1 माइनस बी हुआ ना. और अगर मुझे पता मेरी ऑटोनॉमस कंजम्पशन 50 है यहाँ पे, तो वहां क्या आएगा? -50. फिनिश. So it is very easy to derive a savings function from a consumption function. If I tell you the consumption is 100 plus 0.5y, can you derive a savings function from this, please? Derive. -100 plus 0.5y. पता लगा कैसे आया? अभी बताया ना. यहाँ पे इसका ऑपोजिट है, उल्टा. ये 50 है यहाँ पे, ये क्या आएगा? -50. ये क्या है? 0.4. 1 में से माइनस करेंगे कितना आएगा? तो यहाँ 0.6 आ गया. अब करो इसको, जो भी सारे बोल रहे थे. क्या होगा इसका उल्टा सेविंग्स फंक्शन? तो क्या होगा? -100 जो अभी कर रही थी,
प्लस 0.5y, ये सेम आ गया। क्यों? क्योंकि 1 में से माइनस करने पे सेम आता है ना। एक और दे देती हूँ, अब कंजम्पशन निकालना है। क्या होगा? 0.3 में से 1 में 1 टोटल 1 में से 0.3 माइनस करना है। समझ गई बात? अब क्लियर है? अंडरस्टूड है सबको? तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में ना यूज कर सकते हैं ऊपर नीचे के क्वेश्चंस। ठीक, तो ये हमारा मेजर एक टॉपिक खत्म। अब हम देखेंगे कि जो मैंने क्या बताया था आपको शुरुआत ऑफ द क्लास में, दैट एक तरफ हम, अच्छा सॉरी नहीं, मेजर नहीं खत्म, एक सेकेंड, लास्ट। नाउ व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई क्या है? हाँ, करेक्ट, C&S. Okay, so they are all correct, but what is aggregate supply? सुनना ध्यान से. It is a total amount of goods and services which are produced in an economy during an accounting year. आपने कहीं और भी सुना है? National income. National income. So aggregate supply is what? National income, which is income, which is C plus S. So how will this look like? It is the reference line only, beta. Y line, reference line, AS, income, C plus S. ये सब चीजें यही है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? ये क्या है? कौन सा डिग्री कितना है इसका? 45 डिग्री। Done? Anybody, any doubt? Rivya, please, sorry, Shania, please, can you please put your phone on the side or put it in your bag? I don't want to see it again. Thank you. चलिए, ये डन है। अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया एग्रीगेट डिमांड क्या है, ठीक है, ये था CY, है ना। हमने पढ़ लिया एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ठीक है, 45 पे। अब हम देखेंगे जहां ये दोनों मीट करेंगे वहां क्या होगा? इक्विलिब्रियम, राइट? क्या मतलब? राइट, इकोनॉमी में। कहा? इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ। क्लियर है? अब तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैंने किसका नाम लिया था शुरुआत में? केन्जियन का, है ना। तो केन्जियन ने कहा, कहता सबसे पहले मैंने एक वर्ड और भी बताया था, इफेक्टिव डिमांड। वो इफेक्टिव डिमांड क्या होता है? When AD is equal to, so it is a point of equilibrium only, na. So Mr. Keynesian said, कहता wherever there is effective demand in the economy, where AD is equal to AS, कहता वहां इक्विलिब्रियम हो जाता है। और जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे सारे के देश की रिसोर्सेज यूज होंगी। मतलब इनकम जरूरी नहीं है कि जितनी कमाई जा सकती उतनी कमाई जा सकती है, उतने लोग एम्प्लॉयड ही होंगे। जैसे अगर सपोज 100 करोड़ लोग हैं तो सबका एम्प्लॉयड होना जरूरी नहीं है। और lastly he said that even that output was not going to be the full output. So उसको हम पढ़ते हैं। तो केन्जियन ने दो अप्रोचेस के साथ क्या पढ़ाया? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एक अप्रोच थी एडी इक्वल एएस, ठीक है, और दूसरी अप्रोच थी एस इज इक्वल टू आई, ठीक है, इसी से डराइव हुई है तो एडीएस की। अब उसने एक डायग्राम टेबल बनाया जिसमें बहुत सारी चीजें आई, इनकम 0, 100, 200, ये मैं ले रही हूं एम्प्लॉयमेंट, ये लैक्स में है,
ये करोड़ में है। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट मेरी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये मेरी कंजम्पशन है, ठीक है। ये मेरी सेविंग्स है। डन है। अब मैं निकालूंगी एडी और एएस। एडी इज द टोटल ऑफ सी प्लस आई, एडी इज सी प्लस एस, राइट। ध्यान से देखेंगे। सो सी प्लस आई 150, 100 नहीं सॉरी 200, 250, 300, 350, 400, 450। सही है? कुछ गड़बड़ है तो मुझे उसको 100 ही लेना चाहिए था। चलो 400, 400 कहाँ पे होगा फिर इक्विलिब्रियम? 300 पे होगा। हाँ चलो गुड। सो 0 क्लियर है? अब इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है ध्यान से देखेंगे। AD इज इक्वल टू AS। दूसरी अप्रोच क्या थी? S is equal to I. So at 300 level of employment income, there is an equilibrium. रख दो साइड पे प्लीज। There is an equilibrium. मैं इसको ग्राफ पे आपको बना के दिखाऊंगी। ध्यान से देखेंगे, मैंने दो ग्राफ्स लिए हैं। एक में SNI अप्रोच बनाएंगे, एक में AD एंड AS अप्रोच। यहाँ पर ये लेट्स से यहाँ से शुरू हुआ है। सो इट इज 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600, 500, 400, 300, 200, 100। ये -1, चलो ये -50 है और यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है, और यहाँ पर 100। चलिए ध्यान से देखेंगे, हम प्लॉटिंग इट नाउ। यहाँ पर मैं एडीएस करूंगी। सबसे पहले एएस, एएस इज द इनकम लाइन ओनली। 0 पे 0, 100 पे 100, 200 पे 200, 300 पे 300, 400 पे 400, 500 पे 500। दिस गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। एएस सही है। एग्रीगेट डिमांड प्लॉट कर रही हूं मैं। 0 पे 150, फिर दे आर मीटिंग, आर दे? नो। सो देन 200 कितने पे मिल रहे हैं वो? 300 पे। ये मेरा एडी है और यहाँ पे ये मीट करना है, ये इक्विलिब्रियम हो गया। सो 300 लेवल ऑफ इनकम पे देयर इज एन इक्विलिब्रियम। और यहाँ देखेंगे इन्वेस्टमेंट, एवरीबडी 100 थी तो मैंने कांस्टेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट है ये? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब 0 पे -50, फिर 100 पे 0, 200 पे 50, फिर ये 300 पे मिलेगी। ये सेविंग्स है, ये इक्विलिब्रियम का है 300 पे। ये मेरा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है जो कि कितने लेवल ऑफ इनकम पे हो रहा है? 300 लेवल ऑफ इनकम पे हो रहा है। इससे मुझे ये समझ में आता है कि ये क्या, ये अंडर
एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। क्या ऑल द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर यूज्ड? हाउ मच आर यूज्ड? सोच के बोलो। हाउ मच इज द टोटल लेवल ऑफ इनकम दैट कैन बी अर्न्ड इन एन इकोनॉमी? कितना अभी हुआ है? हाउ मच इज अनएम्प्लॉयड? 300. How many people in the economy are unemployed? 30 lakh. 30 na 20 in unemployment. So this entire portion is unemployment. यहां से यहां तक अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। जल्दी आ गया, इक्विलिब्रियम हो जाता है। कंजम्पशन फंक्शन भी सीधा होता है ना एडी के साथ। डन है, ये समझ आया सबको? सो वी अंडरस्टैंड दैट 3 टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। 3 टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। ये अभी पढ़ाया 300 लेवल पे, है ना? क्या है, उसको क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, करेक्ट? ये क्या है यहाँ पे? ए डी। ये क्या है? ए एस। अब लेट्स जस्ट से देश में एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, ठीक है? क्या हो गई? बढ़ गई। एक सेकेंड, चलिए बढ़ गई, तो जिसकी वजह से ये मैंने एडी बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी देश में सरकार ने, तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ आया? ई डैश पे। इसको क्या बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एवरीबॉडी, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। व्हाई? नाउ 600 के 600 people are employed, income is earned, 60 lakh people are employed here and all the resources are used. आ रही है बात समझ में? और लेट्स जस्ट से और इन्वेस्टमेंट कर दी देश में, और इन्वेस्टमेंट, और ये मेरा एडी डबल डैश, ये मेरा नया इक्विलिब्रियम ई डबल डैश, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको? बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। Anybody, any doubt here? Beyond full employment. तो कितने टाइप के इक्विलिब्रियम है? 3 बेटा, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम है। 1 2 3। लॉन्ग रन नहीं है इसमें, आपके सिलेबस में ही नहीं है लॉन्ग रन। डन है? 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। शिफ्टिंग फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू अदर is a different concept which we are doing after 20 minutes. ठीक है? अभी के लिए I have one question. ठीक है? My question is, मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है, अगर किसी भी point of time पे we are not at the equilibrium in a micro or a macroeconomics concept, what happens? जैसे when MU is equal to price है, if MU is greater than price, what happens? हाँ? ताकि हम इक्विलिब्रियम पे आ जाएं। कोई भी, अगर आप डिसइक्विलिब्रियम पे हो, मतलब इफ यू आर नॉट, हमने मार्केट इक्विलिब्रियम मार्केट चैप्टर में भी किया हुआ है, इफ यू आर नॉट एट एन इक्विलिब्रियम, वी वांट टू ऑलवेज एंड ऑलवेज गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम। उसी के लिए आई हैव 4 डायग्राम्स। बेटा वेरी गुड क्वेश्चन है, यू शुड नो इट, आ सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना, 4 डायग्राम्स बनाऊंगे। डिसइक्विलिब्रियम क्या है ये, एंड आई वांट टू गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम। केस 1, ये इक्विलिब्रियम है, ये एएस है, ये एडी है, ये इक्विलिब्रियम है। लेट्स जस्ट से इकोनॉमी इज एट दिस पॉइंट, ये गैप दिख रहा है यहां पे एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, डिसइक्विलिब्रियम है। क्या होगा? क्या होगा? आई वांट टू गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम। सुन,
है जी, हाँ जी। क्या होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। डिमांड कौन करता है? जनता। ठीक है, समझ आ रही है? सो नाउ इफ एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के पास क्या होगा? अनसोल्ड स्टॉक बचा रह जाएगा। ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, जिसके लिए फॉर द करंट ईयर प्रोडक्शन, करंट ईयर की प्रोडक्शन वो बढ़ाएगा या घटाएगा? घटाएगा। और आउटपुट कम करेगा, ज्यादा लोग नहीं एम्प्लॉय करेगा, जिसकी वजह से इनकम कम होएगी लोगों की, और वो सेव भी सॉरी हाँ, इनकम कम होएगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वील गेट बैक टू द इनकम। आ रही है बात समझ में? क्योंकि एएस इज ग्रेटर देन एडी, कम कर देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। डन। दूसरा साइड का केस, इक्विलिब्रियम था, बट नाउ AD is greater than AS. You need to get back to the equilibrium. Unsold stock क्या होगा? कम हो जाएगा, प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस ज्यादा करना पड़ेगा आउटपुट बढ़ाने के लिए, तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनकम बढ़ेगी। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा करेंगे। लेस थी ना बढ़ानी। ये मैंने यहां उल्टा लिखा है। हाँ, एडी इज ऊपर, AD is greater than AS. If AD is greater than AS तो लोग ज्यादा ये उल्टा हो गया यार, उधर भी सेम हो गया, सॉरी, वहां AS ज्यादा होना चाहिए था, ये उल्टा जाएगा अब। ठीक है, एक सेकेंड प्लीज ध्यान से सुनना फिर से। ये पहले तो डायग्राम देखो, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, सेव कम कर रहे हैं। अगर लोगों ने ज्यादा कंज्यूम करे तो प्रोड्यूसर के पास सामान बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। अनसोल्ड स्टॉक कम रह जाएगा, प्रोडक्शन फॉर द करंट ईयर बढ़ानी पड़ेगी, आउटपुट बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ाएंगे, तो एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं, इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। वो बढ़ेगी तो वो हम इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। प्लीज इसको करेक्ट, पहला केस सही करो। एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। एक बार मुझे पूरा करने दो। नहीं अभी नहीं, ये नहीं है वो, ये डिसइक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम है। इसमें आता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, एक्सेस और डेफिसिट डिमांड। समझ गए बात को? एक बार पूरा करने दो। दूसरी तरफ एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट, देखो नीचे है ना, ये सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, सो अनसोल्ड स्टॉक, अब क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है, लोग ज्यादा नहीं खरीद रहे, तो प्रोड्यूसर का अनसोल्ड स्टॉक बढ़ गया। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, सॉरी घटानी पड़ेगी फॉर द करंट ईयर, आउटपुट कम, एम्प्लॉयमेंट कम, इनकम कम। अब जब लोगों की इनकम कम तो एग्रीगेट सप्लाई भी कम हो जाएगी एंड विल गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम। ये डिसइक्विलिब्रियम का सिचुएशन है, ना कि एक्सेस और डेफिसिट डिमांड का। क्लियर है? नेक्स्ट इसके अंदर ही दो चीजें और आती हैं, आपने ये पढ़ा है,
ये सेविंग्स, ये इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अब अगर मैं यहां हूं, यहां पर क्या मतलब है, सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, या आई वुड बी एट दिस पॉइंट वेयर सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। क्लियरली एक बात, सेविंग्स लेस देन इन्वेस्टमेंट मतलब लोग सेव कम कर रहे हैं। अगर सेव कम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ज्यादा कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं। कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं मतलब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, ज्यादा है। इस वजह से अनसोल्ड स्टॉक बढ़ेगा या कम हो जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक कम हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट ईयर की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, आउटपुट बढ़ानी पड़ेगी, इनकम सॉरी एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी, इनकम बढ़ानी पड़ेगी, जिस वजह से जब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स भी बढ़ जाएंगी, विल गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम। वेयर एज अगर सेविंग्स ज्यादा है, लोग खर्च ही नहीं कर रहे, खर्च नहीं कर रहे तो कंज्यूम नहीं कर रहे, कंज्यूम नहीं कर रहे तो एग्रीगेट डिमांड कम है, प्रोड्यूसर का अनसोल्ड स्टॉक क्या होगा, बचा रह जाएगा, प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, आउटपुट कम, एम्प्लॉयमेंट कम, इनकम कम, जिसकी वजह से सेविंग्स भी कम, एंड विल गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम। पीछे वाली ली थी, क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट इतना ही है। नेक्स्ट वी शिफ्ट टू द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन इसमें, ये पूरे चैप्टर में से अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर का आता है, ठीक है। आईएससी को 10 नंबर का आता है, 10 से 12 है आपका भी, ठीक है। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। ये चैप्टर कौन पढ़ा रहा है आपको, केन्जियन। तो केन्जियन के नाम से उसने के लिया, जिसको उसने कहा चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई। बेटा देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग के अंदर है, क्या नाम है उसका, क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। कुछ पैसे आरबीआई ले लेता था, फिर वो बाकी लोन पे दे सकते हैं, फिर वो 900 रुपए लोन पे देते थे, फिर वो किसी और को लोन दिया तो उसने अपने बैंक में जमा किया, फिर उसने उसको किया, फिर वो आगे चला, वो प्रोसेस चलता रहता था, और वो 1000 रुपए यूज्ड टू बिकम व्हाट 10,000। सिमिलरली यहाँ पर भी देश में होगा, किस कॉन्सेप्ट से चलेंगे कि लोग सेव कितना करते हैं या लोग कितना कंज्यूम करते हैं, उस पर डिपेंडेंट है कि देश में कितनी टाइम, एक जैसे 1000 रुपए का नोट सरकार ने निकाला नया, ठीक है, अभी होते नहीं ना प्रिंट, एक 500 रुपीज का प्रिंट किया, वो कितने हाथ घूमेगा, ठीक है, सर्कुलेट होगा, कितने टाइम, वो मल्टीप्लायर है। समझाऊं कैसे, सबसे पहले तो ये मल्टीप्लायर, जैसे सरकार ने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूज करी इकोनॉमी में, ठीक है, तो वो किसी ना किसी की इनकम बनेगी। एग्जाम्पल के तौर पे टेंडर निकाला, सड़कें बनानी है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो किसी एक बिल्डर को दे दिया, कितने का, 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ उसके हो गए, ठीक है। अब वो उसकी इनकम हो गई, उसने क्या किया, लेट्स से उसने 50% सेव कर दिया, तो 50% उसने क्या किया, कंज्यूम किया होगा, तो उसने 50 करोड़ कंज्यूम किया। अब वो 50 करोड़ जो उसने कंज्यूम किया वो किसी और की इनकम बन गई, ठीक है, वो इनकम हो गई किसी और की 50 करोड़ की। अब उसमें से उसने भी क्या करना है, ठीक है, 25 कंज्यूम करना है, 25 सेव करना है। ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक ये 100 करोड़ टोटल 200 करोड़, बताती हूं, 200 करोड़ नहीं बन जाते इन इनकम। मुझे कैसे पता 200 करोड़ बनेंगे, तो क्वेश्चन, अब उसमें वो कहता है एमपीसी प्लेज द मेजर रोल, सो के इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। एक फॉर्मूला है कि के कैसे निकाला जाता है, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस, पिछले केस में व्हाट वाज द एमपीसी, एनीबडी, हाउ, जब 100 करोड़ डाला, वो इन्वेस्टमेंट चेंज इन इनकम था, तो उसने कितना कंज्यूम किया, 50 ना, तो उसने एमपीसी 50 है, हर पॉइंट पे पॉइंट 50 है ना, तो मैंने 50 लिया है, तो k इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस 0.5, 1 डिवाइड बाय 0.5, 1 माइनस होता है तो, और ये कितना हुआ, इंटू 10 कर दूं तो ये आ गया 2 आ गया,
और दूसरा फॉर्मूला क्या था, चेंज इन y बाय चेंज इन i। कितना डाला था, ये 2 आया, सरकार ने 100 करोड़ डाला था, तो मुझे पता लग गया चेंज इन y कितना होगा, 200 करोड़। इसको मैं न्यूमेरिकली करके दिखाती हूँ, ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये सेम इलस्ट्रेशन लेके देखते हैं। एक इलस्ट्रेशन है, सरकार ने इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूज करी है इकोनॉमी में 100 करोड़ के, और उसका एमपीसी उस देश में 0.5 है। एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, 0.5 है, जिसका मतलब के क्या होगा, 1/1 माइनस एमपीसी। मैंने अभी निकाला था, 2 आ रहा था, के 2 है। तो हमें पता लगा इससे चेंज इन y बाय चेंज इन i कितना होगा, 200 करोड़ विल बी द चेंज इन y। कैसे, पीरियड है ये, 0 पीरियड में सरकार ने इन्वेस्टमेंट डाली 100 करोड़ की, क्लियर, वो किसी ना किसी की क्या बन गई, इनकम बन गई। उस बंदे ने कितना कंज्यूम किया, कैसे, एमपीसी कितना है, 0.5, मतलब 50% ही इज कंज्यूमिंग, 50% ही इज सेविंग। दिस गोज फॉर अ टॉस। ये तो कंज्यूम ही हो रहा है, वो बैंक में पड़ा है, यूज नहीं हो रहा। अब ये किसी और की इनकम, क्या मतलब, योर पेरेंट्स अर्नड इनकम, दे गेव मी फीस ना, कंज्यूम कर रहे हो ना आप सर्विसेज, दे गिव मी अ फीस, वो मेरी इनकम बन गई। अब आगे मैं एम सेंडिंग माय सन फॉर क्लासेस, आई पे हर, ठीक है, दैट बिकम्स हर इनकम। मैंने कुछ सेव कर लिया, बाकी आगे दे दिया, तो ये सर्कल चल रहा है ना, इसी को मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। फिर 50 में से 25 कंज्यूम होगा, 25 सेव होगा। अब वो 25 किसी और की इनकम बनेगी, जिसकी वजह से 12.5 कंज्यूम होगा, 12.5 सेव होगा, जिसकी वजह से ये और आगे जाएगा 12.5, ठीक है ना। ये ऐसे चलता रहेगा जब तक दिस बिकम्स 200, 100, 100। समझे ये बात, हाँ जी, हाँ मैं अभी वही बता, इसको बोलना कि मैम क्लास ले रहे हैं, मैम तो थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है। चलो, अब टेबल कैसे आ सकता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो आपको ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, ठीक है, कैसे, तो आपको ये यहाँ पे फिल करना आ सकता है ऐसे। सबसे पहले तो पता है 100 में से 50 गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 50, ये मुझे पता है यहाँ आता है, ठीक है। फिर ये 12.5 हो गया। अब ये टोटल कैसे यहाँ पर निकालूं मैं, ठीक है। और वो कई बार बोल देते हैं ऑल दीज राउंड्स का टुगेदर बताओ, ऑल राउंड्स हैं, के तो निकल ही गया ना यहाँ से, गिवन की बात ही नहीं, जरूरत ही नहीं, फिर 0.5 है के, क्योंकि 50% कंज्यूम हुआ। अगर यहाँ पर ये 60 और 40 होता तो के एमपीसी क्या होता, 0.6। यहाँ पे इस क्वेश्चन में है ना, मैं वो भी गिवन, ये टेबल दे दिया अगर मैंने से हो, तो जरूरी नहीं है कि गिवन होगा, आई गिव यू अ क्वेश्चन, डोंट वरी। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पर 200 और ये बाकी सबका ये कितना है, 175 हो गया, तो ये 25 आएगा, ये 12.5, ये 12.5, ये 100, ये 100। ये सारे ऐसे फिल करने आ सकते हैं, वर्कशीट्स हैं इसकी, वो करो, ठीक, डन है। अब इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ मैं आपको। मैं सीधा सेम डायग्राम है वो बना रही हूँ। ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। मैंने क्या किया है, एडी में क्या इन्फ्यूज किया, 100 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किया है एज एन इन्वेस्टमेंट, डाल देता, जिसकी वजह से नया इक्विलिब्रियम एडी डैश हो गया, और ये मेरा नया इक्विलिब्रियम ई डैश हो गया, ये वाई डैश, ये वाई। अब यहाँ पर कितना चेंज इन इनकम आया है, अभी बताया था ना, हाँ जी, हाँ जी, 200। दिस आगे जाना is called forward working of
मल्टीप्लायर। अच्छा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाता है, पर सारा कुछ लिख के आना है। ठीक, इस टॉपिक से 2-3 चीजें इन्फर होती हैं। वो कहता है के हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद 1 माइनस एमपीसी। अगर एमपीसी बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा। ये क्वेश्चन प्रूव करने को आ जाता है। कैसे करोगे, ध्यान से सुनोगे। ये कह रहा है एमपीसी इज इक्वल टू, एक जगह 0.25 ले लो, या फिर इसको मैं 1/4 ले लेती हूँ, एक जगह मैं एमपीसी 3/4 ले लेती हूँ। ये बड़ा ये छोटा है, पता सबको मैथ्स में, ठीक है। तो 1/k का फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 1/4 कितना हो गया, 1/3/4 इज इक्वल टू 3/4 कितना हुआ, 4/3 कितना हुआ ये, ठीक है। ये आ गया k का वैल्यू। दूसरी तरफ k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 3/4, 1/1/4 ये ऊपर ले जाएंगे, 4 आ गया k। ध्यान से देखो, जब 1/4 था तो 1.25 है, कम है। जब 3/4 हुआ, ज्यादा हुआ, तो ये भी बढ़ गया। and there is a negative relationship between MPS। के MPS बढ़ेगा तो के घटेगा, एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। लास्ट इसका रिलेशनशिप वो कहता है के विल लाई बिटवीन 0 to 1, सॉरी 1 to infinity। कैसे, क्योंकि एमपीसी से निकालना है। एमपीसी या तो 0 हो सकता है, या एमपीसी क्या हो सकता है, 1। अगर एमपीसी 0 है, ठीक है, तो के क्या होगा, 1 माइनस 1 माइनस 0, तो के इज इक्वल टू 1/1, के इज इक्वल टू 1। ठीक, इफ अमानत के इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1, 1/1 सॉरी 0 0, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। ये भी प्रूव हो गया। ठीक, सो ये मल्टीप्लायर का पूरा कॉन्सेप्ट है। ये जो छोटे छोटे मैंने लास्ट में जो टॉपिक्स अभी ये बता रही हूँ, ये 2 मार्कर में आ जाते हैं, आपके जो 2 मार्कर वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। डन। अब हम करेंगे एक्सेस और डेफिसिट डिमांड। ठीक है, हाँ जी। एक्सेस और डेफिसिट डिमांड क्या है, ध्यान से देखेंगे। बेटा पॉइंट समझ आया था, इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम वाला। अब हम इसके अंदर यूज करेंगे डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स। कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, 3 बोली, 4 कहां से होगी, 3 क्या क्या हुए, अंडर, फुल और बियॉन्ड। मैं फेंक दूंगी, मेरी इंटरव्यू है, मम्मा आ गई। अच्छा ओके, 10 मिनट का ही रह गया, फिर फोन साइड कर दिया, अब उनको बोल दिया है, कोई ना आ जाएगा, इतनी आग क्यों लगी, पढ़ लेना, न्यूमेरिकल्स कर लेना। तो एक्सेस और डेफिसिट डिमांड, ठीक है, पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स, अंडर, फुल, बियॉन्ड। क्लियर? तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट एक्सेस डिमांड। बेटा ये मैंने अगर बनाया है फुल एम्प्लॉयमेंट, YF लिखूंगी मैं, YF, ये AD है और ये AS है। क्लियर है? ठीक है, फुल मेरी अभी इलास्ट्रेशन में कितने पे थी एम्प्लॉयमेंट इनकम, 600 पे, तो ये 600 लेवल ऑफ इनकम है। अब क्या हुआ, अगर इन्वेस्टमेंट अगर इकोनॉमी में मैंने इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ा दी, तो ये AD बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ गया, यहां आ गया, ये AD डैश हो गया। ठीक है,
तो दिस शुड बी द इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट द न्यू इनकम, है ना. बट इज इट पॉसिबल? मैंने जब आपको बताया ये 60 लाख लोग हैं, 600 लेवल ऑफ इनकम हो सकती है, तो हम क्या ही कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते. तो ये गैप देखो, ये गैप इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड, और इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप. क्यों? इस लेवल पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. सप्लाई 600 है. लेट्स जस्ट से एग्रीगेट डिमांड 800 है और एग्रीगेट सप्लाई तो 600 से ज्यादा हो ही नहीं सकती. तो क्या आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो? नहीं. क्या आप अपनी आउटपुट बढ़ा सकते हो? क्या आप अपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हो? तो क्या बढ़ेगा? प्राइसेस, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं. इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज इन प्राइसेस. तो ये जो गैप है, ये इंक्रीज इन प्राइसेस हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी इकोनॉमी. कि ना तो मैं अपनी इनकम बढ़ा सकती हूँ, ना मैं अपनी आउटपुट बढ़ा सकती हूँ, ना मैं अपनी एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट तीनों नहीं बढ़ा सकती. तो क्या बढ़ जाएगा? प्राइसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड. What is excess demand? The difference between full employment level of income, equilibrium at full employment, and equilibrium beyond full employment. Beyond. 3 थे ना, तो लास्ट 2. इधर अगर मैं कहूं डेफिसिट का, let's just say this is income at full employment 600 वाली. किसी रीजन से एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी फेल डाउन, AD dash. This is the new equilibrium. What is it called? Underemployment equilibrium. Underemployment equilibrium. Let's just say ये 300 पे हो गई. ठीक है. अब this gap is what? Deficit demand. या इसको क्या कहते हैं? Deflationary gap. Deflationary gap. क्यों? नहीं, हम लोग, हमारे सिलेबस में सप्लाई साइड पॉलिसीज नहीं है. और सप्लाई क्यों नहीं बोलते हैं हम एक्सेस सप्लाई? क्योंकि एक्सेस सप्लाई इज द कैपेसिटी विच यू हैव. लॉन्ग रन में होता है वो. अगर आप अपने पॉपुलेशन बढ़ाते हो, रिसोर्सेज बढ़ाते हो, तो हम उसको आगे लेके जाना चाहेंगे. इसको हम डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखेंगे. ठीक है. तो ये अब इनकम बढ़ गई या घट गई या कांस्टेंट है? तो इनकम क्या हो जाएगी? कम. आउटपुट कम. एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, सब कुछ इधर आ रहा है यार, कम हो रहा है. लोगों की डिमांड कम हो गई ना. अब आप देख रहे हो रशिया, ये जो उनकी लड़ाई हो रही है, तो उसकी वजह से कितनी सारी लोगों ने डिमांड कम ही कर दी, क्योंकि चीजें महंगी हो रही थी या जो भी. तो उसकी वजह से डिफ्लेशन आ जाएगा ना, रिसेशनरी गैप आएगा, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है. क्लियर है ये चीज? कम 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 हो जाएगा. ठीक. अब मेरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनेंगे. द क्वेश्चन कैन बी, व्हाट इज द इम्पैक्ट? What is the impact on income, output, employment when there is deficit demand or excess demand? Question क्या हो सकता है? Explain the inflationary gap or deflationary gap. Explain what are the causes. मैंने अभी नहीं कराए हैं, मैं बस में बता रही हूँ. What is the cause of inflationary gap? Inflationary gap यहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि aggregate demand बढ़ गया. एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ेगा? कब बढ़ेगा? करेक्ट. मनी सप्लाई इंक्रीज. जब उसके कंपोनेंट्स में चेंज आएगा. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट,
एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। 4 है ना? तो ये कब होगा? जब कंजम्पशन बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट्स घट जाएंगे, या सरकार की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। ये कब होगा? जब कंजम्पशन कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी। और एक और ऐड कर लो, वैसे मनी सप्लाई बढ़ने या घटने की वजह से। तो मेरी ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कब आएंगे? जब वो क्लियरली, ये आंसर आएगा जब वो क्लियरली किसके बारे में पूछ रहा है? इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, एक्सेस या डेफिसिट डिमांड, या इंपैक्ट ऑन इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। डन? और जो दूसरा टाइप मैंने आपको कराया, ये क्या है? दिस इज डिसइक्विलिब्रियम। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, अंडर, फुल, बियॉन्ड। ये दो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना इनमें। यहां पे क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट विल हैपन इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस? बेटा, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेस एंड डेफिसिट, ही इज टॉकिंग अबाउट ग्रेटर और लेस। देयर इज अ डिफरेंस इन दीज वर्ड्स, देयर इज अ डिफरेंस इन दीज वर्ड्स, एक्सेस एंड डेफिसिट। समझ आ रही है बात? ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इनके दो अलग अलग आंसर्स हैं, कॉन्सेप्ट ही अलग है। जब ये डिसइक्विलिब्रियम क्या है, वो डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स क्या है, अंडर, फुल, बियॉन्ड। वहां पे एक्सेस और डेफिसिट, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप होता है। अब लास्ट, so you know inflation and deflation is not good for a country. We want to be stable, right? So there is something known as a fiscal policy. There is something known as a fiscal policy. ठीक है, मैं differences भी बता रही हूँ, alongside I am telling you two types of policies. One is your monetary policy. Everybody understands that, monetary policy. And the other name policy कौन सी है? Fiscal policy. Fiscal policy is the policy of the government. Monetary policy is the policy of RBI. RBI, इसने दूसरा नाम दिया है क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी का दूसरा नाम है बजटरी पॉलिसी। बेटा ये कॉपी कर सकते हो, डिफरेंसेस हैं, ठीक है जी। और बजटरी पॉलिसी में वी हैव 4 इंस्ट्रूमेंट्स: टैक्सेशन, borrowings, government spending, and deficit financing. Either you have already done, one is quantitative measures and the other are qualitative. Qualitative are also called, hanji, qualitative are also called, thank you, selective control. तो 3 points of difference everybody. One, RBI की, गवर्नमेंट की. सेकेंड, ऑल्टरनेट नेम कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल और बजटरी. थर्ड, इसके मेजर्स क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, और इसके इंस्ट्रूमेंट्स ये हैं. एक चौथा पॉइंट बता रही हूं, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सिलेक्टिव कंट्रोल होता है, इसमें सिलेक्टिव कंट्रोल नहीं है, सब पे लगता है, जनरल होता है. डन है? अब इसमें क्या था? बैंक रेट, रेपो रेट, आरआरआर, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, CRR, SLR, राइट? यहां पर मार्जिनल रिक्वायरमेंट, रैशनिंग, मॉरल सुएजन, ज्यादा नहीं, इतने ही कर रहे हैं. अब ये कॉन्सेप्ट समझो, अगर देश में इन्फ्लेशन हो जाती है, क्या हो गई? इन्फ्लेशन हो गई. अब इन्फ्लेशन क्या होता है? मनी सप्लाई होना ज्यादा. ध्यान से सुनेंगे. तो टैक्सेस बढ़ाओगे या घटाओगे? आपके पास, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, आपको उनसे पैसा लेना है, टैक्सेस बढ़ा दोगे. बोरोइंग्स पब्लिक से ज्यादा करोगे, कम, ज्यादा.
स्पेंडिंग, क्या सरकार और खर्चा करेगी? कम करेगी. डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? इश्यू ऑफ न्यू करेंसी, क्या सरकार और नया पैसा छापेगी? नहीं. आ रही है बात समझ में? इधर बैंक रेट बढ़ाएंगे घटाएंगे, मनी सप्लाई ज्यादा है. हाँ जी, बढ़ाएंगे. रेपो रेट बढ़ा देंगे, आरआरआर बढ़ा देंगे, सीआरआर बढ़ा देंगे, एसएलआर बढ़ा देंगे. ओपन मार्केट ऑपरेशंस में वी विल सेल, ताकि वी टेक सोक द लिक्विडिटी, एंड एवरीथिंग ऑपोजिट इन डिफ्लेशन. क्लियर है? So this is your entire chapter on AD and AS. It has been recorded. It was live. So it is still on YouTube. Anybody who has, it's going to be on YouTube. Anybody who has doubts can take it from there. There are also, what do you call, assignments for this. Whoever wants, I think Asheen ma'am is here. You can do it with them, her. Okay? Or that will be all for this.